ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਜੋਗ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਅਤੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, कितने साल हो गए, किस तरह के कार्य ने, पूरी गल जानना चाहता। आज 26 दिसंबर है। आज से 70 वर्ष पूर्व यानी 26 दिसंबर 1952 को आज के छत्तीसगढ़ के जशपुर में ये वनवासी कल्याण आश्रम का एक छोटा सा छात्रावास शुरू होकर ये कार्य का आरंभ हुआ था और तब से लेकर विगत 70 वर्षों से वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज के अंदर में सेवा के द्वारा विभिन्न विकास के काम कर रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अगर जिक्र कामां दी गल कीती जाए, किस तरह के कार्य ने जिहड़े वो चल रहे? कल्याण आश्रम की दृष्टि से सेवा का एक बड़ा काम में हमारा शिक्षा का एक बड़ा काम चलता है। जैसा मैं एक बात कहूँगा तो 250 हमारे स्कूल चलते हैं और 4,500 इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स चलते हैं। कुल 1,60,000 बच्चे हमारे इस सारे प्रकल्प में पढ़ते हैं और पढ़ने के कारण आज कई बच्चे आगे जा रहे हैं। मैं यदि इस वर्ष के मैट्रिक के रिज़ल्ट की बात करूंगा तो झारखंड में हमारे 25 हाई स्कूल से तो टॉप 10 में हमारे 6 बच्चे आए हैं। वो बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो ट्यूशन में नहीं जाते हैं। ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र से भी इतने अच्छे प्रतिभा के रिज़ल्ट वो सामने ला रहे हैं। नागालैंड में हमारा एक हाई स्कूल है, झिलियांगरोंग हराक का स्कूल, वो विगत 12 वर्षों से 100% रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे नागालैंड में अकेला ही स्कूल ऐसा है जो 100% रिज़ल्ट 12 साल से दे रहा है। इस प्रकार अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही अपने चलने वाले हॉस्टल्स जो है, जो ट्राइबल बच्चे बहुत दूर से आते हैं जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं रहती है, तो ऐसे 241 ऐसे हॉस्टल से बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके लगभग 10,000 बच्चे इन छात्रावासों में पढ़ते हैं। हमारे 12 हॉस्पिटल्स चलते हैं, 250 मेडिकल सेंटर्स चलते हैं और 5,000 गाँवों में विलेज हेल्थ वर्कर, इसके द्वारा हम एक मेडिकल का बहुत बड़ा काम करते हैं। लगभग 12 लाख पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हर वर्ष वनवासी कल्याण आश्रम में करता है। साथ ही ग्राम विकास की दृष्टि से कृषि का विकास है, जंगल का विकास है, जल का विकास है, ऐसे कई काम करते हैं। और आर्थिक उन्नति के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बहुत बड़ा जाल कल्याण आश्रम के द्वारा बुना गया है। और जेकर गल की जाए, जिस तरह हुण तुसीं पंजाब दौरे ते हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इत्थे फॉरेस्ट एरिया है नहीं, तुसीं किस तरह का जिहड़ा सेतु है ये बनाना चाहते हैगे हो और ये लोग ने कित्थे मदद करदे? ऐसा है कि शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग हैं बड़ी पैमाने पर, लेकिन शहरों में ट्राइबल के बारे में जो इमेज है और रियलिटी है ये ठीक से मालूम नहीं है लोगों को। क्योंकि बहुत बार लोग किताबें पढ़कर, अखबार पढ़कर, न्यूज़ सुनकर अपने एक इमेज बना लेते हैं, वो प्रत्यक्ष देखते नहीं है। या सुना सुनी बातें जो है बहुत बार निगेटिव नैरेटिव बहुत चलते हैं कि वो पिछड़े हुए हैं, वो अनसिविलाइज्ड है, वो हेड हंटर्स थे, वो समथिंग जो चलता है। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। जनजातीय समाज हमारे देश का एक बड़ा समृद्ध समाज है। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला देश कोई होगा तो भारत है। 12 करोड़ आबादी जिस देश में जनजातीय समाज की है, ये समाज हर बार देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने संरक्षण किया है, एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। इसलिए ये समाज के बारे में सही चित्र जो है, इमेज जो है, ये शहरों में देने की आवश्यकता है। और इसलिए कल्याण आश्रम में चाहता है कि ये सारे वनवासी समाज के अच्छी बातें समाज के पास लेके जाए। ये जो वर्ष है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस दृष्टि से भी हमने लगभग 100 जनजाति हीरोज़, अनसंग हीरो जिनकी जानकारी दुनिया को नहीं है, जैसे तिलका मांझी है, तलक्कल चंदू है, या बिरसा मुंडा है, रानी गाइदनलियू है, हेपो जादूनांग है, ऐसे कई महापुरुष हैं जिनके नाम इतिहास में आज दर्ज कम है। तो इनका इतिहास के बारे में अध्ययन करते हुए लोगों को जानकारी देना, ये भी हमारा काम चल रहा है। तो एक अच्छी इमेज उनके पास जाए। साथ ही ये समाज के विकास के लिए शहर के लोगों का कुछ सहभागिता हो सकती है क्या? जैसे मैं पंजाब को देखता हूँ, यहाँ स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल है। जनजाति स्टूडेंट्स जो है वो
स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो मान लो वहाँ के छात्र यहाँ आए, आपके सहयोग के द्वारा कोई एथलेटिक्स में आगे जाए, कोई हॉकी में आगे जाए, कोई वेट लिफ्टिंग में आगे जाए। इस प्रकार भी खेल के दृष्टि से भी हम बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं क्या। साथ ही विविध स्किल डेवलपमेंट के काम है, इसमें भी शहरी क्षेत्र का उपयोग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ऐसा है कि जनजाति क्षेत्र में बहुत बार अपना जब कार्यकर्ता जाता है, अभी तो सब जगह कल्याण आश्रम पहुँचने के कारण उतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले जब अपने कार्यकर्ता या हम लोग भी जब क्षेत्र में जाते थे, तो बहुत बार लोगों को लगता था कि अब अचानक कैसे आ गए, ये क्यों आ गए। क्योंकि अब तक जो उन्होंने वहाँ उन समाज जहाँ गए थे, तो उन्होंने उनका लाभ उठा करके अपना फ़ायदा तो ज़रूर किया। वो व्यापारी के रूप में होंगे, सरकारी नौकरी के रूप में होंगे। कई लोगों ने वहाँ जाकर उनके सेवा के नाम पर उनका धर्म भी छीन लिया, धर्मांतरण भी किया। तो लोगों को लगता था ये भी आए तो ये भी हमको कोई लूटने के लिए आए होंगे। इस प्रकार का एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी पहले। साथ में भाषा भी एक स्ट्रगल था। जैसा मैं नागालैंड में था, तो नागा भाषा ना मुझे आती था, ना मेरी मराठी या मेरी हिंदी इंग्लिश उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। तो ऐसे जगह पर जब कार्यकर्ता जाता था, तो विश्वास बनाने में 2-3-4 साल लगते थे। तो वो थोड़ा धैर्य से रहना पड़ता था। कई बार परीक्षा होती थी, कई बार सम्मान भी होता था, कई बार अपमान भी होता था। तो ऐसे कई वाकया होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसा उनको पता चलता है कि इन्हें निस्वार्थ रूप से सेवा करने के लिए आए, जोड़ने के लिए आए, तो विश्वास बैठता है। और इस कारण आज हमारे संगठन में लगभग 1200 फुल टाइम वर्कर जो समाज की सेवा करने के लिए पढ़ाई लिखाई होने के बाद नौकरी नहीं करते, वो यही काम करने वाले कार्यकर्ता है। और उसमें 60% कार्यकर्ता ये जनजाति समाज के, ये बहुत अच्छी बात है। ਔਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ऐसा है कि जनजाति क्षेत्र में रिजल्ट बहुत अच्छी प्रकार से है। कल्याण आश्रम के सारे 70 वर्ष के प्रयास में सेवा के कारण शिक्षा के जगत में हमारे बच्चे आगे गए हैं, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, सेना में गए हैं, बड़े ऑफिसर भी बने हैं। साथ ही कल्याण आश्रम के काम के परिणाम स्वरूप हमारा एक बड़ा काम चलता है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में पंचायती राज जब आया, तब वनवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज कैसा लागू होगा, इसको लेकर जब विषय हुआ, तो पेसा कानून आया 1996 में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। लेकिन उसको 96 में बना था, 25 वर्ष में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। कल्याण आश्रम ने पिछले 2 वर्ष में उसका सारा अध्ययन करते हुए, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत करते हुए काम शुरू किया। आपने इस बार देखा होगा 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने सम्माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में पेसा एक्ट के लागू होने की घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू हो गया। उसी प्रकार फॉरेस्ट राइट एक्ट बना हमारे देश में। ब्रिटिश लोगों ने वनवासी लोगों को, जनजाति लोगों को वनों से दूर करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, और वनों के मालिक जो जनजाति समाज के लोग थे, उनको जंगल से बाहर भगाया। तो इस जो गलती हुई तो उसको सुधारने के लिए 2006 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, जिसके तहत जनजाति लोगों को जंगल के अधिकार देने हैं, लेकिन देना नहीं चाहते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या प्रशासन के अधिकारी हो। कल्याण आश्रम के प्रयास ने 15 नवंबर को इस वर्ष उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा करते हुए 25,000 परिवारों को हम फॉरेस्ट राइट देने में सफल हो गए। तो ऐसे कई उदाहरण मैं बता सकता हूँ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मुझे लगता है कि जनजाति जो युवा है, आज उनकी भी आकांक्षा है, अपेक्षा कुछ है। वो भी कुछ बनना चाहता है और कुछ देश के लिए करना भी चाहता है। वो खेल के जगत में हो, साहित्य के जगत में हो, आर्थिक जगत में हो, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से हो। तो हम चाहते हैं कि ये सारे युवकों को एक हाई लेवल पर लेके जाने के लिए भी हम लोग एक योजना बना करके शहरों के जो रिसोर्सफुल लोग हैं उनके साथ टाइप होकर ये काम करना चाहते हैं। दूसरा, इनकी सारी धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, कल्चर जो है, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और उसको डॉक्यूमेंटेड करते हुए दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का रिच कल्चर इनके पास है। इनकी भाषा भी खतरे में है, इनकी भाषा बचाने की दृष्टि से भी काम करना चाहते हैं। ऐसे कई आने वाले समय में हम ये काम करना चाहेंगे।
अगर पूछना चाहूँ तो आप लोग जो सेवा कार्य करते हैं, हमसे आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? जो हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, शहरों में, गाँव में मतलब कोठियाँ बना-बना रह रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? मुझे लगता है कि कल्याण आश्रम का काम समझना है तो वनवासी को समझना होगा, जनजाति समाज को समझना होगा और वो भाषण से समझ नहीं पाते हैं। जब तक हम उनके पास नहीं जाएँगे तो हम समझ नहीं पाएँगे। इसलिए मेरा आप सबको पंजाब के लोगों को अनुरोध है, आप 2-3 दिन निकालिए और अवश्य ऐसे क्षेत्र में 2-3 दिन घूम के आइए, जिसके कारण आप समझ पाएँगे कि वो लोग हमारे जैसे ही है। वो भी राह देख रहे हैं कि हमारे घर में भी हमारे भाई लोग आएँगे। जैसे अभी आपके इस सुनाम उधम सिंह वाला जो शहर है वहाँ पर आज कार्यक्रम है, तो हिमाचल के छात्रावास के बच्चे यहाँ आए हैं और मैं देखा वो बच्चे को जब जिन परिवारों में ठहरे तो कल मैं बच्चों से मिला, तो बच्चों ने बताया कि यहाँ आकर हमको अपने घर में आए ऐसा लगा है। तो ये जो एक प्रकार का सामाजिक समरसता है, ये नेशनल इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, वो हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करने से ही आगे बढ़ने वाली है। इसलिए वहाँ आना, वहाँ के लोग भी यहाँ आएँगे, इस प्रकार सोशल इंटरेक्शन होने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर लोग संपन्न तो है ही, लेकिन वो स्किलफुल भी है, उनके पास कुछ जैसा पंजाब के खेल का बड़ा हब है, तो मैं चाहूँगा जनजाति समाज के लड़के यहाँ पर आकर खेल सीखें और वो भी राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर खेल सकते हैं। कोई पढ़ने में आगे जा सकता है, कोई स्किल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपसे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे से सीखने की बात हम करेंगे तो एक अच्छी प्रगति देश के लिए हो सकती है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि दो लोगों ने तू मैं एक रक्त और हम सब भारतवासी, वो क्या है उसकी थोड़ी डिटेलिंग बताएं। ऐसा है कि तू मैं एक रक्त माने जो सोशल गैप हमारे बीच में बनी हुई है, हालांकि बनाई गई भी है, ऐसा मैं कहूँगा सेंसस के कारण हमारे समाज को एक प्रकार विभाजित करने का प्रयास सेंसस के द्वारा हुआ है। अदरवाइज हमारा भारत एक था ही और आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए तू माने जो सामने वाला जनजाति समाज के लोग हैं और मैं माने हम सब लोग नगर के वासी, तो इसलिए नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी, ये जो एक स्लोगन है उसको एक छोटे टर्म में तू मैं एक रक्त में बताने का प्रयास किया है। लेकिन ये केवल स्लोगन नहीं है, ये अनुभूति है, ये हम समझना पड़ेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੁਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਨਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ RN ਕਾਂਸਲ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਸੁਨਾਮ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ।